ध्यान देंगे बच्चों। देखो आज का हमारा लेसन जो है पाठ 7 वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पाठ से आप मान चलिए 101% हर साल ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। जो परीक्षाएं विगत वर्षों में हुई हैं उन सब परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और अब की भी जो परीक्षा होगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ आज एक बात कि आप लोग परीक्षा के लिए तैयारी अच्छी कीजिए। इसमें आप लोग ये करिए कि परिभाषाओं से लेकर डेरिवेशन तक सब तैयार कर लीजिए और आंकिक सवाल जो आपके आते हैं लगभग 15 से 20 नंबर तक, क्या उससे कम भी आते हैं तो इस टाइप के आ जाते हैं। तो मूलतः हमको परिभाषाएं यदि सभी प्रकार की आ जाती हैं तो आसानी से हम परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफल हो सकते हैं। तो बच्चों पहले हमें सब परिभाषाएं सीखनी होती हैं, उसके बाद और एक बात सुनो, इस पाठ के अक्सर डेरिवेशन इस पाठ के पूछे गए हैं और इस पाठ से आते हैं। तो मैं आपको एक एक परिभाषा एक एक व्यंजक बढ़िया करके सिखाता चल रहा हूं। अब आप लोग मेरे साथ चलते जाइए। मैं वादा करता हूं आपको लिखने तक का समय नहीं दूंगा, आप आराम से देख कर ही सुनकर ही याद कर सकते हैं। तो देखो पहला तो चलिए एक एक हेडिंग साथ स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग हमारी है चुंबकीय क्षेत्र। देखो हम लोगों ने पीछे के पाठों में वैद्युत बल और चुंबकीय बल को अलग अलग देखा। देखो वैद्युत बल क्या होता है सभी जानते हैं। चुंबक के बारे में आपको हम बता भी चुके हैं पिछले अध्याय में, चुंबक क्या होती है और चुंबक की में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, चुंबक क्या क्या कर सकती है, सब बातें हो चुकी हैं पीछे। अब चुंबक को विद्युत के प्रभाव के साथ साथ एक में ही दिखाना है। चुंबक का वैद्युत प्रभाव, वैद्युत धारा के साथ चुंबक का प्रभाव एक में ही दिखाने हमको हैं। तो ये सब हमको देखना है। पहले जानना हमको है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो ऐसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबक से, भाई ये मान लिया चुंबक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक हो सकता है, एक कल्पना का विषय है। देखो आप समझो मान लिया ये एक चुंबक है और यहाँ तक की वस्तुओं को ये आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये चुंबक है और यहाँ तक की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो चुंबक का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि वह क्षेत्र या वह काल्पनिक क्षेत्र जहाँ तक की वस्तुओं को चुंबक आकर्षित करने की कोशिश करता है या आकर्षित कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परिभाषाएं अपने मन से बना लीजिए करें कि वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव देखा जाए। देखो ध्यान सुनो बच्चों, वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव देखा जाए, प्रभाव को महसूस किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव दिखाई तो देगा नहीं, भाई महसूस तो कर सकते हो, रेखाएं दिखेंगी थोड़ी आपको, जहां तक उसको महसूस किया जाए चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होगी कि चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक इसका यह एक बल आघूर्ण के अंतर्गत कार्य करता है, चुंबक का बल आघूर्ण के अंतर्गत कार्य करे, बल आघूर्ण के अंतर्गत कार्य करता है। और इसमें भैया जब कार्य करेगा तो आप अगर कोई चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देंगे तो अपने ध्रुवों में उत्तर और दक्षिण की ओर आसानी से आ जाएगी। परिभाषा चुंबक के समीप का या वह क्षेत्र जिसमें चुंबक, भाई किसका क्षेत्र निकालना है आपको, तो चुंबक का, तो चुंबक की बल रेखाएं दिखेंगी। तो क्या लिख सकते हैं कि वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव दिखाई देता है या उस क्षेत्र में उसका वह बल आघूर्ण पर कार्य करता है और जब चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाता है तो वो अक्षों में टूट जाती है या विभाजित हो जाती है। एक उत्तर की ओर हो जाएगा और एक दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब देखो इसके आगे हमको क्या देखना है। इसका अगली हेडिंग है हो सकता है, और हो सकता क्या है ही है। ये जो प्रयोग है ओरस्टेड का प्रयोग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आपका 1 या 2 नंबर में आता है, आपको मैं क्रियाकलापों के साथ पूरा सिखा दूंगा। ये प्रयोग पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, कैसा प्रयोग होता होगा। देखो क्या किया इन्होंने 1820 में, इन्होंने ये किया कि चालक को चुंबकीय सुई के द्वारा, दिग्पात सुई के द्वारा
उसको देखा कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। जैसे देखो आपको हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले क्या लिया, एक चालक खंड लिया। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखते चलिए, परिभाषा अपने आप बनवा दूंगा। एक मान लिया चालक खंड है, एक चालक खंड लिया, इसका नाम दे दिया ए बी, और इसके समीप रख दिया एक चुंबकीय सुई रख दी इसके समीप। बच्चों ध्यान से देखेंगे एन और एस, क्या किया, एक चालक लिया और उसके पास क्या रख दिया बच्चा, एक चुंबकीय सुई रख दी। अच्छा, फिर क्या किया, फिर दूसरा चालक लिया और उसके पास भी नाम दे दिया ए बी, एक बहुत अच्छी तरीके से समझना हमको है, चुंबकीय सुई रख दी और तीसरा चालक लिया। इस टाइप से 3 चालक लिए, देखो प्लस माइनस लिया और यहाँ पर भी एक चुंबकीय सुई रख दी। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कि क्या करना हमको है, पहले चित्र में और तीनों चित्रों को हमको बहुत ध्यान से समझना है। बैठ जाओ बेटा आकर, और आप भी समझ लो, रख दो वहाँ पे, आ जाओ। देखो क्या किया, तो देखा इन्होंने, हमने बताया आपको क्या किया, एक चालक लिया, उसके पास चुंबकीय सुई को रखा, दूसरा चालक लिया, चुंबकीय सुई को रखा, तीसरा चालक लिया, चुंबकीय सुई को रखा। ऑस्टिन का प्रयोग है, ध्यान देना। अब क्या किया, इस चालक के पास चुंबकीय सुई रखी है, इस चालक में धारा प्रवाहित नहीं है, तो ये चुंबकीय सुई जो है अपने आप पर कोई प्रभाव महसूस नहीं करेगी, बल्कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है, क्या चुंबकत्व होता है कि उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होगा और दक्षिणी पृथ्वी का चुंबकत्व है। तो ये चालक खंड के पास होने पर भी बिल्कुल महसूस नहीं करेगा कि हमारे पास कोई चालक है, बल्कि पृथ्वी के जो नेचुरलिटी से उसको मिलता है एन और एस वाला, उसी पे अध्यारोपित रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। चालक ज्यों का त्यों रहेगा, इसका उत्तर तरफ रहेगा और दक्षिण तरफ रहेगा। सेकेंड चित्र बनाया, इसमें क्या पाया, यदि चालक में धारा प्रवाहित कर दी जाए, यदि चालक में धारा प्रवाहित कर दी जाए तो क्या होगा, यहाँ पे धारा नहीं बह रही थी चालक में, तो चुंबक जो था, चुंबकीय सुई थी, वो उत्तर और दक्षिण की ओर रही। पृथ्वी के रियल वास्तविक चुंबकत्व के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब की क्या होगा बेटा, जब धारा प्रवाहित होगी तो इसकी स्थिति जो है इस टाइप की थी, वो बदलकर पूर्व की स्थिति जो पहले स्थिति है इससे बदल जाएगी, बल्कि ऐसे न होकर इस टाइप से कह सकते हो या किसी अन्य टाइप से हो जाएगा, मतलब इसकी स्थितियां बदलती जाएंगी। ठीक, यदि धारा यहाँ प्लस से माइनस में थी, ये धारा को विपरीत कर दिया जाए, इधर बह रही थी अब की इधर से बहा दिया जाए, या धारा के मान को घटा या बढ़ा दिया जाए, तो क्या परिवर्तन आएंगे। देखो, जब धारा के मान को घटाया जाएगा तो चुंबकीय सुई में परिवर्तन आएगा, बढ़ाया जाएगा तब भी परिवर्तन आएगा, धारा को उल्टा किया जाएगा तब भी इसके मान में उल्टी की ओर उल्टा परिवर्तन होने लगेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि चुंबकीय सुई चालक में हुए परिवर्तन के साथ परिवर्तित होगी। फिर से एक बार, सबसे पहले क्या किया, चालक के पास चुंबकीय सुई रखी, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, बल्कि पृथ्वी का प्रभाव था वही देखने को मिला। दोबारा क्या किया, धारा प्रवाहित कर दी, तो चालक में बेटा परिवर्तन दिखे, पूर्व से बदल गई, स्थिति चेंज हो गई, और तीसरी बार धारा में को घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया या उस धारा को उल्टा कर दिया गया, तो क्या हुआ, उस चुंबकीय सुई में भी विक्षोभ पाए गए, विक्षोभ उत्पन्न होने लगे। तो हम कह सकते हैं कि चालक के पास चुंबकीय सुई अपना प्रभाव
छोड़ जाती नहीं जाती है। तो आपको यदि ये प्रयोग लिखना आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको हमने 3 चित्र दिखा दिए, इस माध्यम से आप लोग लिख लेंगे, पूरा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। लिखना 3 ये लिए, ऐसा ऐसा कर दिया, आप लोग बड़ी आसानी से इसको सीख गए हो। ठीक है, इसके बाद आपको सिखाते हैं, अगला है बायो-सेवर्ट का नियम। लिख लीजिए आप लोग इसकी परिभाषा एक लाइन की। गतिमान आवेश, लिखो, गतिमान आवेश अपने चारों ओर, गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र महसूस करता है, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और आपने बाकायदा भी देखा भी है कैसे देखा जा सकता है। अगला हमारा नियम है बायो-सेवर्ट का निगमन, बायो-सेवर्ट का बता देंगे। देखो क्या बताना है इसमें कि बायो-सेवर्ट का नियम जो है, आप लोग इसको ये, अरे हम चित्र बना दें, आप लोग आसानी से उसमें समझ लो। देखो बच्चों, देखो इसमें ध्यान से, बहुत ध्यान देना है। जो हम बनाते जाएंगे वही आप हिंदी में लिखते जाएंगे, आपको डेरिवेशन आसान लगने लगेगा। देखो सबसे कठिन क्या होता है, चित्र को समझना। यदि हम चित्र को ढंग से समझ लेते हैं तो हमें पूरा डेरिवेशन आसानी से आ जाता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक तार बनाया। बेटा बायो-सेवर्ट का जो निगमन करने जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये हम खाली आपको चित्र बनवाएंगे, लिखवाएंगे नहीं, कि इस टाइप का एक जो है बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा चुके हैं, उसमें देख लेंगे आप लोग। देखो क्या करेंगे, एक तार बनाया, इसका नाम दे देंगे AB। अब भाई पूरे तार की लंबाई मान लेंगे स्मॉल l। हम कह सकते हैं माना AB एक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। तार में क्या प्रवाहित कर देंगे, धारा I प्रवाहित कर देंगे। तार में I धारा बहा देते हैं तो लिखेंगे कि तार में I धारा प्रवाहित कर दी। इस तार में एक छोटा सा खंड काट लेते हैं, छोटा सा खंड जिसे डेल्टा L कहते हैं। भाई लंबाई का छोटा सा भाग डेल्टा L हो जाएगा, तो उसे छोटे खंड को अल्पांश कहते हैं। इस छोटे से काटे गए खंड को अल्पांश कहते हैं। तार से मान लिया कुछ दूरी पर, दूरी मान ली स्मॉल r, यहाँ बिंदु P मान लिया, तो इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, विद्युत क्षेत्र निकालना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करें कि ये बीच में जो कोण बना है ये थीटा होगा, और यह पूरा तार जो है चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत रखा होगा। क्षेत्र को इस टाइप से दिखा देते हैं। तो ये नियम हमारा हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। इसी को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध होके आएगा B बराबर μ0/4π। चलो दिखा दें भाई, फिर से दिखा देते, चलो दिखाएं फिर से। देखो ये बना लिया भाई, ये तार संपूर्णतः किसके अंतर्गत रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत रखा है। हमको पहले से ही पता है, हमें सिद्ध करना है B बराबर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हाई स्कूल के लिए भी ये और इंटर के लिए तो है ही है। ये अक्सर पूछा जाता है
तो इसको लिख लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग और याद कर लीजिए। इसकी भाषा क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना AB एक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। तार में क्या किया भाई, क्या प्रवाहित किया आप लोगों ने, I धारा प्रवाहित कर दी और तार में एक छोटा सा खंड मान लिया जिसका नाम है डेल्टा L, क्योंकि भाई पूरी लंबाई का छोटा भाग डेल्टा L होगा। अब भाई तार को हमने तार से कुछ दूरी पर, वो दूरी R मान ली, एक बिंदु P मान लिया। तार को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा है। यह पूरा तार चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो B के अंतर्गत ही प्रत्येक बिंदु कार्य करेगा। नंबर 1 क्या होगा, B अनुक्रमानुपाती I, समीकरण नंबर 1। अब B क्या है, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, अनुक्रमानुपाती होगा धारा के। हम बता रहे हैं आपको जो B हमारा है, ये B के अंतर्गत ही सभी चीज़ें कार्य करेंगी। भाई B के अंतर्गत, भाई आप समझो, आप लोग वहाँ परीक्षा में अगर कंफ्यूज भी हो जाओगे तब भी दिमाग आपका काम करेगा। देखो सोचो, ये पूरा तार है, ये तार रखा कहाँ है, B में रखा है, तो पूरे तार में जो जो हो रहा है वो B के अंतर्गत तो होगा। अब मान लिया लंबाई जो है वो भी B के अंतर्गत है, I धारा वो भी B के अंतर्गत है, त्रिज्या R वो भी B के अंतर्गत है, थीटा भी B के अंतर्गत, तो सब B के ही अंतर्गत है। तो जब सब B के अंतर्गत होगा, सब भाई तुम सब लोग हमारे अंतर्गत बैठे हो, तो सबके बराबर हमसे कर लो, तुम हमारे बराबर, आप हमारे बराबर, सब हमारे बराबर, तो क्या होगा, B अनुक्रमानुपाती I। हिंदी में इसको लिखेंगे, B है चुंबकीय क्षेत्र, I है बेटा धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। नंबर 2 लिखेंगे, B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L, समीकरण नंबर 2। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, डेल्टा L क्या है, काटा गया छोटा सा भाग है, तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र B काटे गए छोटे से भाग के अनुक्रमानुपाती होगा। नंबर 3 में क्या लिखेंगे, B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। थीटा तो नहीं लिख लेंगे, कब थीटा इसलिए नहीं लिखेंगे, उसके साथ साइन है, तो साइन को हिंदी में जीरा कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B तार व मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या, बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण नंबर 4, B अनुक्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर 4। तो ये होगा, बैठ जाओ, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब भैया बटे में है, देखो R का स्क्वायर है, यहाँ देखा हम लोगों ने, कैसे जान पाया कि अब अगला स्टेप हमारा स्क्वायर आएगा। हम लोग अपने रियल फार्मूले को देखते चले, I सिद्ध करना है, डेल्टा L सिद्ध करना है, साइन थीटा सिद्ध करना है, और 1/r² सिद्ध करना है। तो लिख देंगे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तार व बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की जो दूरी है, दूरी को R कहते हैं, दूरी के वर्ग के, अब की बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब सब में B है, इन सबको दो जोड़, सभी समीकरणों को एक में जोड़ने पर, जब आप सभी को एक में जोड़ेंगे तो B तो है ही है भाई, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा, यहाँ मिला I और यहाँ मिला डेल्टा L, यहाँ साइन थीटा, अब 1/r², तो 1 की गुणा कर दोगे तो 1 ही तो आएगा, r²। इस चिन्ह को हटाते हैं तो लगाते हैं बराबर, जब जब बराबर लगा है तब तब कोई ना कोई नियतांक आया है, तो नियतांक कौन सा आएगा, जो हमारा ऑलरेडी पहले था, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r², B बराबर आ गया। बच्चों अब देखो, ये μ0 यही तो सिद्ध करना था हमको। अब μ0/4 पाई जो है हमारा नियतांक है, क्या है, इसका मान होता है 10⁻⁷, ये नियतांक होता है हमारा, ये पूरा सिद्ध हो गया। अब इसके आगे आप लोग देखें, इस बोर्ड को हम साफ कर रहे हैं, उनको पूरा आ जाएगा। अभी वैद्युतशीलता अपसाइलन 0 कहते हैं,
आपने पिछले अध्याय में सीखा था। चुंबकशीलता को μ0 कहते हैं। इन दोनों में संबंध निकालने को है। संबंध हमसे निकालने को भी परीक्षा में पूछ सकता है और कभी कभी कह देगा कि संबंध लिखो क्या आएगा। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर मान लिया 1 या 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भाई इसका संबंध निकाल के दीजिए, तब कैसे करेंगे, और यदि संबंध पूछ दिया तब कैसे करेंगे। देखो सभी जानते हैं 1/4πε0 हमको कहाँ मिलेगा, यही तो मिलेगा। और खाली ε0 का भी तो मान आप लोग जानते हैं 8.85 करके होता है। खैर उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। तो 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और μ0/4π का मान होता है 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर, आप लोग ही सिद्ध करेंगे, मैं आपको पहले समझाऊंगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 2/1 करने पर, 1 करने पर। समीकरण 2 को रखिए ऊपर, 1 को रखिए नीचे। देखो लिख लीजिए μ0/4π। इस टाइप का तो इधर का विभाग तो नीचे आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, लिखिए नहीं कतई। इसको लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर, अब इस वाले को लिख लिया इसके बटे में, बराबर लगा दिया। इधर देखो हमको क्या मिला, 1 को दो छोड़ 10⁻⁷ मिला खाली। 1 को क्या लिखना, बटे में क्या लिखा 9 × 10⁹। बच्चों मात्रक भी तो होंगे बटे में भाई। जब मान बटाम हुआ, प्रतीक बटे में हुए, तो मात्रक बटे। ये वाला जाएगा ऊपर न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर, और बटे ये वाला आएगा नीचे न्यूटन। देखो न्यूटन बटे एम्पीयर लिख लिया स्क्वायर। अब ये वाला न्यूटन मीटर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। क्या किया, ये वाला समीकरण 1 था, ये 2 था, 2 को ऊपर रखा, इसको नीचे इसको रखा, इसका मान ऊपर, इसका मान नीचे, और भैया मात्रक का मान ऊपर और इसका मान नीचे। सभी लोग हम लोग जानते हैं कि μ0/4π तो लिख लेंगे ऐसे, बटे का बटा पलट जाता है, तो ये 4πε0 ऊपर आ जाएगा, बोलिए, और नीचे बचेगा 1। ठीक है बेटा, ये 7 भाई माइनस के यहाँ नीचे लाएं तो काहे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 9 तो ऑलरेडी पहले से है, और 7 नीचे जब आएगा तो 9 प्लस के हैं और 7 माइनस के नीचे आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 9 7 कितना होता है 16 हो जाएगा। ठीक, इस वाले स्टेप को आप ऐसे लिख लें, न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर, और नीचे बटे का बटा ऊपर चेंज हो जाता है, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर गुणे कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर बटे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 4π से 4π हो गया कैंसिल, क्या बचा μ0/0 बचा। नीचे 1 तो क्या लिख के करेंगे, छोड़ो, बराबर लगा लो, 1/9 × 10⁻⁴ बचा 16। मात्रक को भी हल कर दीजिए भाई, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। कूलम को क्यू कहते हैं, सभी जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, नहीं होता है। और जब क्यू का स्क्वायर है तो I स्क्वायर T स्क्वायर नहीं हो जाएगा। I का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, तो यहाँ एम्पीयर का स्क्वायर आ जाएगा। T माने समय, यहाँ T भाई समय का है, तो समय के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, T थोड़ी लिखेंगे, समय के लिए क्या लिखते हो, सेकेंड लिखते हो, तो यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ। देखो फिर समझा देते हैं यहाँ पे, देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, एंसन कैंसिल हो गया,
कूलाम बचा तो भाई Q बराबर होता है IT, होता है भाई, स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो I माने क्या होता है एम्पियर, तो इसको एम्पियर लिख देंगे हैं, और I का स्क्वायर हो जाएगा तो एम्पियर का स्क्वायर, और T समय है, समय का सेकेंड का स्क्वायर बटे इसे साफ कर देते, ठीक, बटे एम्पियर का स्क्वायर है, बोलो, और यहाँ मीटर है तो मीटर का तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर रहा। अब एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, ध्यान देना बहुत है। 1/9 को आप 3 लिख सकते हो, और भाई 10 की घात 16 है, इसको हम 8 का स्क्वायर कर लें, पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ जाएगा, बल तोड़ दिया इसको। और भाई सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड को सेकेंड रखा, बटे मीटर रखा, और पूरे का स्क्वायर लगा लिए हम लोग। इतना सबके समझ में आया होगा। अब क्या करें, ध्यान दो, इतना सबके समझ में आ गया। अब μ0 अब साइलेंस 0, इसको पूरा 1 में ही लिख लो, 1/3 गुणे 10 की घात 8, ठीक, का स्क्वायर तो है ही है। अब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर सेकेंड बटे मीटर का स्क्वायर है। अब देखो इसका संबंध क्या होता है, हम इधर साफ कर दें, इधर लिख देते हैं। μ0 अब साइलेंस 0 बराबर क्या होता है, 1/c² होता है, होता नहीं होता है, होता है। μ0 अब साइलेंस 1/c² होता है। तो भाई अब आपको इसका जो मान μ0 अब साइलेंस 0 का मान यहाँ पड़ सकता है। तो अगर आप गुणा करें तो c कैंची करो गुणा, तो आ जाएगा c² बराबर 1/μ0 अब साइलेंस 0 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएं तो क्या हो जाएगा, अंडररूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो μ0 अब साइलेंस 1/c² होता है, आपने कैंची गुणा कर ली, c² बराबर आ गया 1/μ0 अब साइलेंस 0, c बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, अंडररूट आ जाएगा, अंडररूट μ0 अब साइलेंस 0। अब μ0 अब साइलेंस 0 का मान तो आप लोग निकाल ही चुके हो यहाँ पे, तो बटे के बटे डालोगे आप लोग, 1 ये पूरा डालोगे 1/3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। और इसको मात्रक भी तो लिखोगे, बोलो मात्रक भी लिखो, क्योंकि अंडर रूट लगा बेटा है, कहो हाँ रूट लगा है, और इस पे लगा स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा बटे का बटा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये 3 गुणा 10 की घात 8 आ जाएगा ऊपर, अब मीटर आ जाएगा ऊपर, अब बटे में आ जाएगा सेकेंड, तो c तो आ गया, c बराबर क्या आ गया, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आएगा ताई। फिर सुन लो के बाद ये लिखा, इसको ये लिखा, समीकरण 1/2 कर दिया, इसको आ गया भैया। उसके बाद हल करते चले गए विध मात्रक सहित, ऐसा नहीं मात्रक छोड़ना है, क्योंकि हमको मात्रक भी सिद्ध करना है। तो आसानी से हम लोग तीनों चीज़ें आप लोग 1-2 बार अपने आप करेंगे इसको, तो आसानी से आपको आ जाएगा। देखो बच्चों ये भी पूछ लेते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखो इसके लिए फ्लेमिंग ने अपने नियम दिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको हम बता चुके हैं पीछे। फिर से एक बार बता देते हैं कि ये नियम हम बता चुके हैं, आप उसमें देख लेना, बल्कि देखना क्या है आप इसके अलावा देख लो, एक देख लो फ्लेमिंग की हथेली का नियम और मैक्सवेल का पेंच का नियम, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम करवा चुके हैं और बाएं हाथ का नियम भी पहले करवा चुके हैं। देखो हथेली का नियम क्या है, आप ध्यान दो, मान लिया ये हथेली है, पूरी हथेली है,
तो फ्लेमिंग की जो हथेली है उस पर पूरा नियम आधारित है। इसमें देखो, हम अगर अपनी हथेली को इस तरीके से फैलाएं कि अंगूठा और ये सभी अंगुलियां और ये जहां से जुड़ा है ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, इस टाइप से फैलाएं। तो हमने लिख भी दिया, अंगूठा धारा को बताएगा, हथेली क्षेत्र को बताएगा। आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिख लिया करें, आपको भी आसानी होगी। तो क्या है, जब अपने अंगूठे को हम इस और हथेली सहित पूरा अंगूठा हाथ इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हों, अंगूठा भी लंबवत है भाई, हथेली भी लंबवत है और ये जहाँ से जुड़ा है हाथ से ये भी लंबवत है। तो अंगूठा जो है धारा को बताएगा और सभी अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B को बताएंगी और जहाँ से जुड़ा है ये लगने वाले बल को बताएगा। आपका हो गया फ्लेमिंग का नियम, अंगूठा धारा को बताएगा, अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B को बताएंगी और जुड़ा भाग क्या कहलाएगा, लगने वाले बल को बताएगा। दूसरा है मैक्सवेल का पेंच का नियम। मैक्सवेल ने क्या किया, एक पेचकस को लिया और बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे घुमाया। जब ये घुमा रहे थे तो आप महसूस करो, जब ये घूम रहा होगा तो इसमें भैया घूमेगा, एक वृत्त बनेगा, नहीं बनेगा, इसकी नोक एक वृत्त बनाएगी और अंगूठे से बल मिल रहा है। तो भैया जब ये घूमेगा तो नोक जो है, इसकी ऊपरी नोक है, ये बताएगी धारा को, नोक बताएगी धारा को, और घूमेगा तो एक वृत्तीय पथ बनेगा ऐसे गोल गोल, वह वृत्तीय पथ कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। और जहाँ से अंगूठा इसको पकड़े है ये कहलाएगा चुंबकीय बल के लिए बताएगा। नोक धारा को बताएगी, घूमता हुआ बल क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और जहाँ से आप इसको पकड़े हैं ये क्या बताएगा, लगने वाले चुंबकीय बल को बताएगा। मैक्सवेल का नियम हमारा हो जाता है। चेक करते हैं घुमा घुमा कर। देखो बच्चों, ये डेरिवेशन है हमारा, परिमित लंबाई के जिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो हमने चित्र पहले से बना दिया, आपको समय कम लगे, आपका आसानी से आपको समझ में आ जाए, चित्र बनाते समय अधिक लगता। आप लोग ध्यान से देखो, ये हमने एक बनाया तार, ये तार हमारा है एक, इसका नाम है बेटा हमारे तार का AB, इसकी लंबाई ले ली हमने स्मॉल l। देखो ध्यान से देखना, चित्र बना है इसका मतलब ये नहीं आप ध्यान से मत देखना, पूरा एक एक चीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बनाया, एक तार बनाया जिसकी लंबाई कुल है स्मॉल l। हर बार में तार में क्या बहाते हो भाई, धारा बहाते हो। इस बार भी तार में हमने क्या बहा दी, I धारा बहा दी, पूरे तार में I धारा बह गई। क्या करते हैं हम लोग हैं, तार से कुछ दूरी पर बिंदु P मानते हैं और जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह निकाला करते हैं। तो हमने क्या किया, तार से भाई ये देखो A दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया, तार से A दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया हमने, P मान लिया। ठीक है, जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, तार से A दूरी पर एक बिंदु P माना बेटा। फिर क्या किया, अब इस तार को आप एक बार घुमा के देखो ऐसे करके, तो ये जो तार है, तार के साथ ये जो रेखा हमारी बन रही है ये लंब का कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, एक लंब का कार्य कर रही। तो इस पे जो लंब होगा, इधर नाम दिया P, इधर नाम दे दिया Q, ये PQ एक लंब का कार्य, इस तार पे एक लंब का कार्य करेगा। तो ये PQ लंब हमारा हो गया, ध्यान दीजिए आप। फिर क्या करते थे भाई, तार में एक छोटा सा भाग काट लेते थे, अल्पांश। ये पूरा ये लंबाई का है तो हमने ये भाग CD नाम दे दिया, नाम दिया इसको CD, काट लिया, इसका नाम DL है या डेल्टा L भी कह सकते हैं हम लोग हैं। DL हमने CD से भाग काट लिया, नाम रख दिया इसका CD। अब हमने क्या किया, D से आप बिंदु P को मिलाइए, तो मिलाने पर बीच में बना कोई, भाई देखो मिलाया है तो ये कोण बनेगा, इसका नाम दे दिया बेटा हमने फाई। क्या नाम दे दिया, फाई। अब D से मिलाया, अब आप C से भी मिलाओ। जब आप C से मिलाओगे इसको, तो C से मिलाओगे बिंदु P तक तो बनेगा, तो क्या है, D से भाई P के बीच का क्या, फाई बना। अब आप देखो C से जब बिंदु P को मिलाएंगे तो जो C से P तक एक आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये अल्पांश की ही तो दूरी है, ये जो मिल रही है अल्पांश की दूरी है। तो अल्पांश भाई फाई
कौन था इसका, अब इसका हो जाएगा बेटा अल्पांश है तो डी फाई, क्या हो जाएगा डी फाई। अब इसको क्या दिया, इसको एक पर्णलिका की भांति तोड़ लिया घटकों में। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ से यहाँ अक्षों में इसको मिला दिया, ऊपर x अक्ष होगा नीचे y अक्ष होगा, ठीक है, अक्षों में हमने इसको मिला लिया। अब देख आप जानते ही हैं जब आप इस टाइप से पर्णलिका बनाई, अक्षों में मिलाया, ठीक है, ये रेखा x अक्ष होती है, ये रेखा y अक्ष होती। ये करने के बाद क्या किया, अब आप देख रहे होगे कि ये जो हमारा तार है, जो हमारा बना रहा है अल्पांश, इससे इस तार को मिलाया तो ये लंबवत दिखा, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब पूरा डेरिवेशन हमको करना है। देखो ये सब लिख लेंगे जो हमने आपको बताया, तार है, बिंदु P से मिलाया, बीच में कौन सा थीटा फाई 1 फाई 2, ये सब जो बोला है सब लिख देंगे। अब क्या होगा, अतः बायो-सेवर्ट के नियम से, किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है, dB बराबर होता है या B बराबर होता है μ0/4 पाई आई। वहाँ डेल्टा एल लिखा था ना, तो वहाँ डेल्टा एल काटा था, यहाँ काटा है DL, तो लिख देंगे DL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये तो आप पीछे से ही जानते होंगे, हमने बायो-सेवर्ट का नियम ही लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब आप देखो, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये CDE, CDE एक त्रिभुज, आप ई यहाँ मान लो, आपको देखो एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है CDE, दिख रहा है, ये त्रिभुज हमारा है CDE में। यदि साइन का मान निकालें तो हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का होता है LAL बटे KKA होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है हमारा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप यहाँ देखो, ये जो त्रिभुज हमारा है, इसमें यहाँ पे साइन आया ऊपर, तो साइन का मान निकालने के लिए क्या किया हमने, त्रिभुज CDE में साइन थीटा बराबर L बटे K लगाया, तो लंब का काम कौन करेगा, ये देखो D हमारा लंब हो गया, D बटे आठ भाई K, कर्ण का काम कौन करेगा, CD कर्ण का काम करेगा नहीं करेगा, CD देखो ये करेगा, तो CD का मान क्या है, DL ही तो है, ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का करेगा, ये जो तार जा रहा है, रेखा जा रही है, आधार का काम करेगा, तो हो गया DE बटे DL। इस टाइप से हमने कैंची गुणा कर दी तो आ जाएगा DE बराबर आ जाएगा, आपको दिखा दें यहाँ पे साफ साफ फिर से, साइन थीटा बराबर होगा L बटे K अर्थात D बटे DL, ठीक है, तो DL हटा ही दो ना। अब कैंची जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा DL साइन थीटा आ जाएगा D बराबर DL साइन थीटा आ जाएगा, D बराबर आ गया DL साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1 थी, इसे समीकरण नंबर 2 हमने मान लिया। अब देखो बेटा, ये जो हमारा फाई कोण बन रहा है, ये बन किसके द्वारा रहा है, बन तो रहा है D से Q के बीच ही तो बन रहा है, तो लिख देंगे D जो है, ये जो D हमारा आया, ये बिंदु P के द्वारा D फाई द्वारा बनाया हुआ कोण है, अतः D फाई बराबर क्या होगा, DE/DP। देखो ये भाग जो बीच का है, जो हम लोगों ने अल्पांश में काटा, यही तो ये D फाई बन रहा है, देखो, तो ये D फाई बनाने वाला कोण की कौन कौन, ये रेखा होगी और ये रेखा होगी, यही रेखा होंगी। चूँकि हमको DE भी निकालना है तो यही तो आगे चला आएगा, तो D फाई बराबर क्या हो जाएगा, DE/DB। DE, अब DE कौन सी आपकी, ये वाली रेखा, और अपान DP ये वाली रेखा, तो DE/DP का मान है R। कैंची बेटा गुणा कर लो तो आ जाएगा D बराबर आ जाएगा RD फाई, समीकरण नंबर 3। अच्छा, एक त्रिभुज तो आपके पास ए वाला हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपके पास है DPQ। ये भाई देखो, आपने छोटा D से P पर और Q पर आपने अभी देखा था कि जो आपने पहला ये त्रिभुज बनाया, इसके अंतर्गत निकाला, और दूसरा आपके पास DPQ। देखो
डी से पी पर आओ और पी से क्यू पर आओ। ए भी आपको देखो त्रिभुज दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक त्रिभुज आपका ऊपर वाला हो गया और एक त्रिभुज आपका, भाई ये नीचे की रेखाओं पर काहे ध्यान देते हो? ये तो बनाई है बाद में, मेन तो आपके दो ही त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये वाला बना और एक ये वाला बना। तो लिख देंगे, इसमें निकाला कास का मान, कास थीटा बराबर, अब जानो कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान ए होगा और कर्ण का मान आर होगा। ये आधार आपका हो गया, ये लंब हो गया और ये केंद्र हो गया। तो आधार का मान ए है और केंद्र का मान आर है। इस तरीके से कैंची गुणा कर ली, आ गया आर बराबर ए बटे कास फाई। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी समीकरण 1 ये निकाला था, 2 ये निकाला है, 3 ये मान लिया। अब क्या करें? 2 और 3 की तुलना कर दी। जो दूसरा हमने निकाला था डी बराबर डी एल साइन थीटा, और यहाँ निकाला था समीकरण 3 में निकाला था डी बराबर आर डी फाई, इन दोनों की तुलना कर दें। तो देखो डी बेटा यहाँ पर भी है और डी हमारे यहाँ पर भी है, तो डी और डी बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा आर डी फाई बराबर डी एल साइन थीटा। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब हम आर का मान निकालें तो निकल सकता, अच्छा निकालें ना, कुछ भी करें। अब देखो ध्यान से देखो, डी एल साइन थीटा जो हमारा है समीकरण 1 मिल रहा है, बोलो मिल रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं, समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 4 से मान से 1 में रखें। जब आप 1 में रखोगे तो देखो 1 में जब रखोगे तो हमारा 1 है क्या? यही तो है, डी वी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई। आगे डी एल साइन थीटा है, तो डी एल साइन थीटा का मान क्या आया? आर डी फाई आया। अब बटे क्या है? पहले से आर स्क्वायर है या नहीं है? है। अब देखो भाई, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डी वी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे आर, इतना आ जाएगा। आगे इसको करते हैं, बता दो क्या निकाला था हम लोगों ने? b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे आर। अब क्या लिखा? ये जो है इसका म्यू 0 4 पाई आई तक लिख लिया, डी फाई लिख लिया। बच्चों हमने आर बराबर अभी समीकरण 4 में निकाला था, ए बटे कास फाई निकाला था, आप लोगों ने दूसरा त्रिभुज मानकर निकाला था। तो भैया क्या किया, डी फाई को डी फाई लिखा, आर की जगह लिख दिया ए बटे कास फाई। अब बटे का बटा चला जाएगा ऊपर, तो क्या हुआ? डी बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 4 पाई आई डी फाई और कास फाई आ जाएगा ऊपर, बटे में आ जाएगा ए। इतना तो आप लोग समझ सकते हो, ये इतना ही कभी कभी इतना ही परीक्षा में पूछते हैं, आप इतना ही कर दीजिए। अब इसके बाद क्या लिखा था आप लोगों ने कि माना जो 2 कोण माने थे फाई 1 और फाई 2, लंब पी से, इस टाइप से आपने माने थे। ये पी ये वाला माना था फाई 1 और ये माना था फाई 2, इस टाइप से आप लोगों ने फाई 1 और फाई 2 माने थे। तो ये जो फाई 1 फाई 2 माने थे, ये कैसे हैं? एक विपरीत में है, एक उस साइड में एक साइड में है। तो देखो भैया, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो डी बी का अवकलन हो जाएगा समाकलन करना है। डी बी का हो जाएगा बी, इसका समाकलन भैया। तो लिमिट देखो आप इस टाइप से हैं, तो भाई फाई 2 से फाई 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली फाई 2 होगी, नीचे वाली फाई 1 होगी। तो फाई 2 से फाई 1 तक। अब आप देखो ऊपर प्लस में होता है, नीचे होता है माइनस में, तो फाई 2 हो जाएगा प्लस का और फाई 1 हो जाएगा माइनस का। म्यू 0 बटे 4 पाई, ये सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया। आप सभी जानते हो संख्याओं का अब समाकलन नहीं होता है, तो म्यू और नियतांक भी तो है, म्यू 0 बटे 4 पाई बाहर निकल आया। आई चूंकि धारा है, धारा परिपथ में सब जगह समान ही रहेगी, इसका ये भी नियत होगी, इसका भी नहीं होगा, और ये बीच की दूरी है, आप कहीं से भी नापो समान ही होगी, इसका भी समाकलन नहीं होगा। तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे ए निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा?
समाकलन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कास डी फाई, इतना आ गया। अब इसके बाद आप लोग देखें भाई कास फाई का समाकलन होता है साइन फाई, ठीक है, साइन फाई होगा। अब देखो म्यू 0 4 पाई आई बटे ये तो था ही था, इसका हम लोगों ने समाकलन कर दिया, आएगा कास का साइन फाई। अब डी फाई तो जाएगा साथ में, ये फाई 2 और फाई 1 ऊपर नीचे लगा दिए। अब इसका सूत्र होता है म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे ए, इसका सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो फाई जगह क्या आ जाएगा, फाई 2 आ जाएगा। ध्यान दो ये बहुत मैथ की चीज़ है साइंस वालों, साइन फाई का मान आ जाएगा फाई 2 और माइनस, चूँकि बेटा यहाँ पे फाई 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस साइन फाई 1, और चूँकि फाई 1 आपका माइनस का है तो माइनस यहाँ से निकल के आ जाएगा यहाँ प्लस, तो आ जाएगा आपका b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई बटे ए साइन फाई 1 पहले कर लो और साइन फाई 2 बाद में कर लो, इसको सही से लिख लिया। अब यदि अगर क्या किया जाए, अगर थीटा का मान 90 रख लिया जाए, लंब हूँ तो क्या होगा, थीटा का मान 90 रख दीजिए तो आ जाएगा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 रखो, साइन 90 और प्लस साइन 90, तो सबको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 यहाँ पे आ जाएगा और साइन 90 का मान 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 2 से आप 4 को काट दीजिए, 2 आ गया, तो आ जाएगा b बराबर आ गया म्यू 0 आई बटे 2a, हमको यही सिद्ध करना है। यदि फेरों की संख्या n हो तो आप बना लेंगे सूत्र b बराबर म्यू 0 आई n बटे 2a, हमारा सिद्ध हो गया। तो आ गया हमारा b बराबर म्यू 0 आई बटे 2 पाई ए, क्योंकि 2 से 4 काट दिया तो म्यू 0 बचा, आई बचा और 2 पाई ए, b बराबर म्यू 0 आई अपान 2 पाई ए हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, देखो अगला डेरिवेशन हमारा है वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो अब की क्या किया, जो हमारा ये लंबाई का तार होता था उसको मोड़कर एक कुंडली का रूप दे दिया, लंबाई तो एल ही रही, एल लंबाई के एक तार को मोड़कर एक कुंडली का रूप दे दिया। भाई तार में क्या बहाते थे उस समय बाबा सेवट में, धारा बहाते थे, तो इसमें भी हमने धारा प्रवाहित कर दी, धारा आई बहा दी। तार में एक छोटा सा भाग काटते थे, डेल्टा एल लेते थे, तो यहाँ पे आपने छोटा सा भाग काटना है, इसका नाम डी एल दे देना है। और भाई उसमें क्या कहते तार से बिंदु मानते थे, इसमें क्या है केंद्र से एक बिंदु मानेंगे जिसकी दूरी आर होगी, जो परिधि के साथ साथ इधर 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 सभी जगहों पे समान होगी, क्योंकि केंद्र जो ओ है, ओ से सभी परिधियाँ की दूरी सभी जगह समान ही तो होगी, और उसके बीच में बना कोण थीटा है। हमें इस पे चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है। अब आप देखो ये जितनी भी दूरियां लोगे सभी इसके परितः लंबवत हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी। सो यही सब लिखना है हिंदी में कि माना ये भी एक तार है, सब लिखना है। तो लिखेंगे नई लाइन से बायो सेवर्ट के नियम से dB बराबर क्या होगा, म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, डी एल कहो डी, ठीक है, चल डेल्टा एल कह लो, एक ही बात होती है, आ जाएगा हमारा। अब भैया आप देखो ये बायो सेवर्ट का नियम था, यहाँ पे देखो थीटा का मान कितना है, 90 अंश होगा लंबवत होने पर, तो डाल देंगे थीटा बराबर 90 अंश, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो आ जाएगा b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन 90 का मान 1 हटा दो बटे आर स्क्वायर। ये तो मात्र इतनी सी कुंडली का आया,
छोटी सी। अब पूरे तार का यदि हमको निकालना हो तो देखो हम लोग क्या करते थे, किसी चीज़ को निकालते थे तो कहते थे सिग्मा करके, बस एक का निकाल लिया, पूरी का तो सिग्मा कर लो, सभी का योग बटे सभी पदों की संख्या, हाई स्कूल में सूत्र बताए थे सभी पदों का योग संख्या वाला। तो इस टाइप से अगर पूरे तार का हम निकालें तो आ जाएगा सिग्मा dB आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा dB। और सिग्मा dB का मान डाल दिया हम लोगों ने, ये वाला डाल दिया μ0 4 पाई I बटे R स्क्वायर। ये तो μ0 4 पाई नियत ही रहेगा, नियतांक है, I भी धारा भी तो नियत ही रहेगी। और दूरी, ये सभी दूरियां समान ही तो होंगी, क्योंकि केंद्र से बनी दूरियां कैसी होंगी, समान होंगी। बचा क्या सिग्मा dl बेटा क्या है, परिधि पे बना परिधि है, तो बेटा एक dl एक परिधि का छोटा सा भाग है। अब पूरी परिधि क्या हो जाएगी भाई, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो देखो 2 से 4 काटो 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारा b बराबर क्या आ जाएगा b बराबर μ0, ठीक है, और यहाँ पे 2 I R स्क्वायर था, एक R, तो आ गया b बराबर μ0 I/2R। यदि फेरों की संख्या n हो तो क्या करेंगे, b बराबर n लगा देंगे, μ0 NI/2R। ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब क्या करना है, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर तीव्रता निकालनी है। अभी आप लोगों ने निकाली थी इस टाइप की, जब आपने वो कुंडली थी इसमें अक्ष पे, तो देखो r त्रिज्या की एक कुंडली बनाई, सेम टू सेम पहले था एक कुंडली बनाई, जिसमें भाई क्या बहाओगे, कुंडली में धारा I बहाओगे। जिस कुंडली की लंबाई पूरी कुंडली लंबाई तब भी L मानी थी और अब भी क्या होगी, L ही होगी। तो यह लंबाई की एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है की, जिसमें धारा I प्रवाहित कर दी और काटा जो है अल्पांश उसका नाम dl दे दिया। अब क्या किया, इस केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P मान लिया, जहाँ हमको साफ साफ कहा है कुंडली के अक्ष पर तीव्रता हमको निकालनी है। अक्ष पर तीव्रता निकालनी है तो भाई अक्ष होगा, अक्ष कुंडली का होगा तो सामने की ओर निकाल ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके घटक वियोजित कर दिए, भाई लाइन खींचो, ये हमारा होता है क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज पे होते हैं कास, ऊर्ध्वाधर पे होते हैं साइन। घटकों में हमने इसको वियोजित कर दिया। अब घटकों में वियोजित करने के बाद क्या करें, ये हो गया। अब आप ये सब भाषा लिखने के बाद सीधी बात अपनी आप बात पे आ जाइए। तो जब हमने इसको यहाँ से ये लंब हो गया, ये आधार होगा, तो ये रेखा हमारी क्या होगी, कांग होगी। तो अगर हम r का मान निकालना चाहें तो r का मान निकाल भी तो सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, खैर अभी निकालेंगे। तो हम लोगों ने लगा दिया बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होगा, b बराबर μ0 4 पाई I dl साइन फाई अपान R स्क्वायर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो अब आप μ0 बटे 4 पाई I dl साइन फाई अपान R स्क्वायर, ये तो बायो-सेवर्ट का नियम बेटा होता ही होता है। तो आप इसी में सब कुछ करेंगे। देखो अब इसका यदि हम समाकलन करें तो संख्या या नियतांकों का समाकलन नहीं होता है, तो μ0 बटे 4 पाई का नहीं होगा। अब I जो है धारा है हमारी पूरे कुंडली में समान रहेगी, इसका भी नहीं होगा। और R स्क्वायर त्रिज्याएँ, तो ये जो त्रिज्या है कुंडली की समान ही तो रहेगी, इसका भी नहीं होगा। बचा क्या, dl साइन फाई का बचा। देखो अब जो साइन फाई है, आप साइन फाई को लंब बटे कर्ण करके लाल बटे कक्का की सहायता से निकाल सकते हो। तो साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन फाई बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा। लंब हमारा क्या है, यही तो लंब हमारा है, r है, और कर्ण हमारा क्या है, स्मॉल r है, ठीक है, r है और स्मॉल r है। तो हमने निकाल लिया साइन फाई बराबर r बटे स्मॉल r, कैपिटल R बटे स्मॉल r। यदि इसको हम यहाँ पर रखें, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रखें। तो देखो जब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई I तो है ही है,
आर स्क्वायर भी है। बेटा ये समाकलन का निशान आप लगाए और यहाँ पे अगर हम आर बटे आर रख देंगे साइन की जगह, फाई की जगह पे आर बटे आर, तो आर त्रिज्या तो बदलेगी नहीं और स्मॉल आर ये भी त्रिज्या नहीं बदलेगी, तो साइन फाई आर बटे आर रखेंगे, उसका समाकलन होगा नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा, वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो आ जाएगा आर बटे आर, बचा क्या, डीएल बचा, डीएल बचे खाली। इसको और सही लिख देंगे तो म्यू 0 बटे 4 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर और एक ए आर की घात 3 हो जाएगा। अब बेटा समाकलन करो आप डीएल का, तो डीएल है क्या, डीएल काटा हुआ अल्पांश ही तो है। तो भैया पूरी अगर निकालो या सिग्मा करके निकालो तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अगर सिग्मा निकालोगे तब भी तो 2 पाई आर ही आएगा। अब देखो 2 पाई से 2 पाई आपकी कैंसिल, 2 बचेगा। अब ध्यान दें आप लोग यहाँ पे, यदि हम b को चौंक लें तो आ जाएगा म्यू 0 बटे 2, ऊपर यहाँ आई आर बटे, अब एक आर ये है और एक आर ये है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आर की घात 3, म्यू 0 आई आर और आर की घात 3। अब इसको बराबर म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब। अब स्मॉल आर का मान डालना है। भाई कुंडली बनाई थी, ये हमारा कैपिटल आर था, ये जो दूरी मानी थी यक्स मानी थी, ये क्या थी, कर्ण था, मिला था, ठीक है। अब भैया ये आर है, ये यक्स है और ये वाली जो मानी थी हम लोगों ने ये स्मॉल आर थी नहीं थी, तो स्मॉल आर निकालो, क्या होता है पूर्व में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको ये आर निकालना है तो होगा आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ तो आ जाएगा आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आर की जगह पर रख दीजिए b बराबर म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2, आर जगह पर रख दीजिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3, तो आ जाएगा b बराबर म्यू 0 आई आर स्क्वायर बटे 2। बेटे अंडर रूट माने होता आधा और 3 ये है, तो 3 में आधा जोड़ो भैया, 3 भाई ये 1/2 है, अब गुणा कर जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 एक कम 3/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल घात 3/2। यही हमको सिद्ध करना था। बेटा आप लोगों ने इस पाठ के सभी चीज़ें सीख ली, एक चीज़ बची एम्पियर का परिपथी नियम, वो भी आपको बता देते हैं, आपका पूरा लेसन है हो जाएगा। एम्पियर का परिपथी नियम ये क्या बताएगा, किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन उसी वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। कैसे याद करेंगे भाई, एक बंद वक्र है उसे बंद कर दीजिए आप, उसका रेखीय समाकलन जो होगा वक्र द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी उसका म्यू 0 गुना होता है। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर से प्रत्येक चीज़ को सीख गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बड़ा अच्छे से देखा होगा और आगे भी आप परीक्षा के लिए इन सब बातों को ध्यान करते हुए जाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।